डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ टॉप 15 इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चाहे आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, या फिर कोई पीएसयू कंपनी का भी अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली इंटरव्यूज के टाइम पे, तो हमें कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है इंटरव्यू में पूछने की। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे एग्जांपल से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। गेट्स मेशर्स पे आप जाके उसको चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब लास्ट मोमेंट पे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं जो मेरे को हेल्प कर सके, तो इसीलिए टॉप 15 क्वेश्चंस कह सकते हो या टॉप 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। डीबीएमएस के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो देखो, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, प्रोसेस स्टेट एंड पीसीबी के ऊपर। पहले बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से लिमिट में या एक पर्टिकुलर डोमेन में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ आपको यही करना है। देखो, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा आपको पूछ सकते हैं टॉप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में है, चाहे वो आप पीसीज की बात कर लो, लैपटॉप्स की, चाहे आप स्मार्टफोन्स की बात कर लो, मतलब विंडोज की बात कर लो, लिनक्स की बात कर लो, एंड्रॉइड की बात कर लो, उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर क्या होते हैं, ये सारी बेसिक टर्म्स है जो एज ए इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, प्रोसेस स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, पीसीबी क्या होता है। तो प्रोसेस स्टेट में हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट, ब्लॉक, और एक आती है टर्मिनेशन। ये 5 तो आप कह सकते हो कि मैंडेटरी है ही, लेकिन इसके अलावा 2 और है, सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड ब्लॉक वेट। ठीक है, तो ये स्टेट्स कैसे वर्क करती हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इवन ऊपर सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, तो डिटेल में आप वहां से पढ़ लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है वो आप अपनी जो बुक्स में, आप अपनी नोटबुक्स में जो है वो वहां पे लिख लो ताकि आपको पता लगे। देन व्हाट इज अ पीसीबी? पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, इट इज व्हाट, अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। अब मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है प्रोसेस की आईडी, कितने रजिस्टर यूज कर रहा है, कौन सा आईओ किस स्टेट में है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ती हैं। तो वो कहां करते हैं, पीसीबी के अंदर। थ्रेड के केस में टीसीबी हो जाता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। और थ्रेड हैज 3 स्टेट्स। अगर थ्रेड की स्टेट्स पूछ ले तो 3 स्टेट होती है, रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक। लेकिन प्रोसेस में 5 होती हैं, 2 एक्स्ट्रा और आ जाती हैं, तो वो भी आप बता सकते हो। देन म्यूटेक्स वर्सेस बाइनरी सेमाफोर। सेमाफोर के ऊपर कई बार आ जाता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक है। तो म्यूटेक्स इज व्हाट, अ काइंड ऑफ लॉक। इसका काम है सिर्फ लॉक करना, कि प्रोसेस आया, उसने आके अपने सिस्टम को लॉक लगा दिया, कोई और उस टाइम पे नहीं आ सकता। बाइनरी सेमाफोर इज अ काइंड ऑफ सिग्नल। मतलब मैं सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, लेट्स से आप सॉन्ग सुन रहे हो, अब यहाँ पे गाना सुन रहे हो, इतने में क्या हुआ, अगर आप म्यूटेक्स को यूज कर रहे हो, तो अगर आप लेट्स से एक एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज कर रहे हो अपने फोन में, तो बीच में अगर कोई कॉल आती है तो वो आ ही नहीं सकती, मतलब उसको अलाउड ही नहीं है, तो वो एक टाइम पे एक ही काम करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लेकिन बाइनरी सेमाफोर में क्या होता है कि अगर लेट्स से कोई और एप्लीकेशन भी यूज करना चाहती है, तो वो सिग्नल है, मतलब पहले वाला सिग्नल देगा कि ठीक है मैं अभी यूज कर रहा हूं, तो 2 मिनट वेट कर ले, फिर उसकी टर्न आ जाएगी। तो इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नलिंग, इट इज अ काइंड ऑफ प्योर लॉक। लेकिन दोनों यूज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ही होते हैं। देन प्रोसेस और थ्रेड के ऊपर बड़ा पॉपुलर है। प्रोसेस एक बिग, आप कह सकते हो एक बड़ा टास्क जो हमें परफॉर्म करना है, और थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस हम जनरली बोल देते हैं। तो प्रोसेस एक बड़ी टर्म होगी और थ्रेड जो है वो लाइट वेट। तो इसीलिए मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट आपने सुना होगा, या मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट जैसे ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, उसमें होता क्या है, प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल थ्रेड्स में, ताकि उनको पैरेलली रन किया जा सके, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है। देन मोनोलिथिक और माइक्रो
कर्नल, कर्नल के ऊपर पूछ रहे थे कि भैया कर्नल क्या होता है, शेल क्या होती है, आपको पता होने चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब उसमें कैटेगरी भी आ जाती है कर्नल में, जैसे मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल। वैसे हाइब्रिड कर्नल और भी है लेकिन ये ज्यादा है, नैनो कर्नल भी है लेकिन ये ज्यादातर पॉपुलर है। तो मोनोलिथिक में क्या होता है, जहां पे यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस जो है वो एक ही जगह, मतलब मोनोलिथिक क्या है, एक बड़ा साइज का ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आपको कर्नल स्पेस में ही मिलेंगी। लेकिन माइक्रो कर्नल क्या होता है, इसमें कर्नल का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो कर्नल को दे दी, जैसे शेड्यूलिंग वगैरह वो कर्नल को दे दी, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वो कर्नल को दे दी, लेकिन डिवाइस ड्राइवर्स हैं या जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है वो हमने यूजर स्पेस में डाल दिया ताकि कर्नल का साइज थोड़ा छोटा किया जा सके। तो ये बेसिक सा इनके बीच में डिफरेंस है। बाकी ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे एक जस्ट ओवरव्यू। सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल क्या होता है कि यूजर जो है वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन के थ्रू कोई काम कर रहा है, किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अब जगाना है, उसको नॉक करना है कि भैया उठ, मेरा ये काम कर। तो वो कौन कर रहा है, वो एक तरह से सिस्टम कॉल करती है। तो सिस्टम कॉल जगाती है, इन्वॉक करती है कर्नल को कि ये काम करना है। बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे फॉक सिस्टम कॉल बड़ी पॉपुलर है, रीड, राइट, ओपन, स्लीप, अलग अलग कैटेगरी होती है, फाइल से रिलेटेड होती है, प्रोसेस से रिलेटेड, तो आपको नेम्स जो है वो कुछ पता होना चाहिए। देन डिमांड पेजिंग, पेजिंग सेगमेंटेशन के ऊपर ना ये डिमांड पेजिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो डिमांड पेजिंग क्या कहता है कि यार मैं सारे के सारे प्रोसेस को मेन मेमोरी में नहीं रखता, क्योंकि साइज जो है वो मेन मेमोरी का लिमिटेड है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पेजेस को, जिन पेजेस की जरूरत होती है, डिमांड मतलब जिन पेजेस की जरूरत है, डिमांड है, सिर्फ उन पेजेस को लेके आओ मेन मेमोरी में, और जब उनकी डिमांड खत्म हो जाए उनको वापस भेज दो, ताकि मेमोरी को एफिशिएंटली यूज किया जा सके। सो दिस इज अ डिमांड पेजिंग। देन वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का कांसेप्ट क्या है कि हमने मेन मेमोरी सुन लिया, सेकेंडरी मेमोरी सुन ली, कैश मेमोरी भी सुन रखा है, लेकिन ये वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेन मेमोरी है हमारी लिमिटेड साइज की है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो काफी बड़ी होती है। तो हमने ऐसा सिस्टम जनरेट किया है कि यूजर को ऐसे ना लगे कि मेन मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, कि जैसे ये 2 GB की या 4 GB की, यूजर को लगे कि मेरे पास इतने साइज की मेन मेमोरी है। तो होता कि सेकेंडरी मेमोरी को भी हम एक तरह से मेन मेमोरी के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। करते कैसे हैं, सेकेंडरी मेमोरी से इतनी फास्ट हम पेजेस को लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं, ताकि यूजर को ऐसा फील हो कि मेरी मेन मेमोरी जो है वो बहुत ही बिग है। तो ये पेजिंग का कॉन्सेप्ट सारा इसी चीज के ऊपर ही बेस्ड है। देन chmod कमांड, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स में जो कमांड्स के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। बहुत सारी कमांड्स हैं, mkdir ये वो, लेकिन आपको जो मेन कमांड्स उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे chmod, इसका पर्पस क्या होता है, फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर परमिशंस देना। जैसे 3 परमिशन होती है, रीड परमिशन, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन, और देनी किसको है, यूजर को देनी है, ग्रुप को देनी है, या अदर्स को देनी है। तो इन चीजों को हमें किसको क्या परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम chmod कमांड को यूज करते हैं। इनकी सारी वेरिएशन मैंने ऑलरेडी अलग से भी करवाई हुई है कि किस केस में हम कैसे परमिशन देते हैं, तो वो आप जरूर चेक कर लेना। देन पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन, पेजिंग और सेगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ दे आर डिफरेंट। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्रोसेस को हम फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर क्या हमें नहीं देखना, अंदर क्या लिखा हुआ है हमें नहीं देखना, हमें एक फिक्स साइज पेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करना है। सेगमेंटेशन क्या कहता है, ऐसा नहीं है। सेगमेंटेशन कहता है कि आप सेगमेंट बनाओ, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसको अलग कर दो, दूसरा फंक्शन है उसको अलग कर दो, अगर 2 सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन है उसको कोलैब कर दो। तो सेगमेंटेशन जो है वो यूजर के जो कोड है, कोड के बेसिस पे डिवाइड करता है प्रोसेस को, लेकिन ये फिक्स साइज में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा फंडा है कि लेट से मेरी मेमोरी है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, लेट से ब्लॉक का साइज है 10 KB, ठीक है, सारे ब्लॉक्स जो है वो 10 KB के हैं, लेट से 10 KB इस तरीके से। अब मेरा एक प्रोसेस आया जिसका साइज है 8 KB, तो मैंने लेट से इसमें डाल दिया, आ जाएगा, फिट हो जाएगा, 10 के अंदर 8 तो आ ही जाएगा। लेकिन ये जो पीछे 2 KB बच गया ना, ये पंगा क्रिएट करेगा, ये यूज ही नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग में ज्यादा होती है। ऐसे ही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट भी सिमिलर सा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स से एक और 8 KB का आया, मैंने यहां डाल दिया, फिर 2 KB बच गया, एक और 8 KB का आया, मैंने यहां डाल दिया, फिर लेट्स से 2 KB का बच गया, लेट्स से एक और 9 KB का आया तो 1 KB यहां बच गया, लेट्स से एक और 9 KB का आया तो 1 KB यहां बच गया, ठीक है। अब लेट्स से एक प्रोसेस आया जिसका साइज था
5 KB, तो मेरे पास खाली स्पेस है 5 KB। हाँ, अगर देखा जाए तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब मेरे पास 5 अवेलेबल है, लेकिन क्या मैं इसको डाल सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये 5 जो है वो अलग अलग है, 2 यहाँ पे फिर प्रोसेस, 2 यहाँ पे, इकट्ठा नहीं है, तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और ये जनरली होती है वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर। तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। देन प्रीएम्प्टिव वर्सेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में 2 कैटेगरी की आती हैं। प्रीएम्प्टिव का फंडा क्या होता है कि लेट से कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग में चला गया, तो हम उसको रनिंग से दोबारा रेडी में लेके आ सकते हैं। कब? जब लेट से कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, या जिसकी जो आप कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का आ गया, या फिर टाइम क्वांटम खत्म हो गया। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव कहता है कि रेडी से रनिंग में तो जा सकता है, लेकिन अगर वो रनिंग में आ गया तो उसको आप वापस रेडी में नहीं भेज सकते। हाँ, वो वेट स्टेट में जा सकता है, वो तो दोनों में ही जा सकता है कि अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट करना है वो अलग बात है, लेकिन आप रनिंग को रेडी में दोबारा नहीं भेज सकते नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में। प्रीएम्प्टिव में आप भेज सकते हो। प्रीएम्प्टिव का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड भी आप बोल सकते हो, राउंड रॉबिन बोल सकते हो, वो सारे प्रीएम्प्टिव बेस्ड है। देन व्हाट इज डेडलॉक? डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेट से एक प्रोसेस है P1, उसने एक रिसोर्स ले रखा है R1, और वो R2 रिसोर्स की डिमांड कर रहा है कि ये मुझे चाहिए, और R2 रिसोर्स किसी P2 ने ले रखा है और वो R1 की डिमांड कर रहा है। मतलब एक दूसरे के रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं और एक एक लेके बैठे हैं। अब P1 कहता है P2 को कि तू छोड़ दे मैं ले लूं, वो कहता है क्यों भाई, तू छोड़ दे मैं ले लेता हूं। तो ये जो है वो एक डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है जहां पे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। चाहे बैंकर्स एल्गोरिथम की बात कर लो, नो प्रीएम्प्शन क्या होता है, सर्कुलर वेट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देन मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है? पहले मल्टी प्रोग्रामिंग आया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप रैम में एक प्रोसेस ना रखो, आप रैम में मल्टीपल प्रोसेसेस को लेके आओ, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग बाद में आया, वो मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर ही बेस्ड है। पहले मल्टी प्रोग्रामिंग आया कि मल्टीपल प्रोसेसेस को आप रैम में लेके आओ, आ गया। अब उसके बाद आया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या कहता है कि एक सिस्टम में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जो ये ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, इनमें होता क्या है, एक टाइम पे मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। तो लिनक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग एल्गोरिथम। तो ये मल्टीटास्किंग के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, या फिर विंडोज 2000 के बाद जितने भी आए वो सारे के सारे आपके मल्टीटास्किंग बेस्ड ही हैं। देन स्पेशल लोकेलिटी वर्सेस टेम्पोरल लोकेलिटी, ये भी सिंपल सा फंडा है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम मेमोरी को यूज करते हैं, मेमोरी के अंदर से जब पेजेस को लेके आते हैं, तो स्पेशल लोकेलिटी क्या कहता है, ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर स्टोर्ड नियर बाय टू द, मतलब मैंने किसी इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट किया, अब I1 के पास जितने भी है ना, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि पास वाले जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। और जो टेम्पोरल लोकेलिटी है वो बोलता है कि इंस्ट्रक्शन व्हिच इज एग्जीक्यूटेड नाउ हायर चांसेस दैट इट विल एग्जीक्यूट अगेन। मतलब लेट्स से I1 को एग्जीक्यूट किया तो टेम्पोरल कहता है कि I1 दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगा, इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन ये कहता है कि I1 अगर एग्जीक्यूट हुआ तो इसके आसपास जो पड़ोसी कौन है, लेट्स से I0 है या I2 है, तो नेक्स्ट उनके चांसेस ज्यादा है एग्जीक्यूट होने के। ये सिंपल से पॉइंट्स है, नोट कर लेना। देन फाइनली आपका इसमें आ जाता है जी क्वेश्चन, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, मालवेयर। ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे साइबर की अगर बात करें, साइबर अटैक से साइबर, तो इसके अंदर जो है वो आपको ये टॉपिक जो है वो पता ही होने चाहिए। तो वायरस, वॉर्म, इसकी बात करें तो मालवेयर से कहानी स्टार्ट होती है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं, क्यों, मतलब हम लोग तो नहीं यूज करते बट जो अटैकर्स हैं वो यूज करते हैं ताकि सिस्टम को डैमेज कर सकें। तो ये कोई भी हो सकता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर कोई भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो स्पाईवेयर भी हो सकता है, वो वॉर्म भी हो सकता है। उनका बेसिकली पर्पस क्या है, सिस्टम को खराब करना, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना या डिलीट करना, करप्ट करना। तो वायरस जो है वन ऑफ द मेजर, आप कह सकते हो कि ये चीज यूज की जाती है। आपके सिस्टम में भी आपने सुना होगा वायरस आ गया तो सिस्टम फाइल जो है वो आपकी करप्ट होगी, वो सारी चीजें। स्पाईवेयर का फंडा अलग होता है। स्पाईवेयर होता है कि किसी के सिस्टम में डाल दो और उसकी वो क्या काम कर रहा है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो ट्रैक कर रहा है, वो सारी चीजों को एक तरह से किसी दूसरे सिस्टम को देना, ताकि जैसे कोई बहुत बड़े लोग हैं जिनको अगर मुझे स्पाई करना है तो वो
जो है वो स्पाईवेयर की हेल्प लेते हैं ताकि उसके सिस्टम को एक तरह से यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकें। देन ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट लुक्स लाइक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह लगता है, बट इट इज नॉट लाइक अ वायरस। ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ। जैसे वायरस तो रेप्लिकेट करता रहता है, नेटवर्क में भी वो चलता रहेगा, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं होता। वर्म आर द मैलिशियस दैट मेक्स अ कॉपी ऑफ देमसेल्फ अगेन एंड अगेन इन द लोकल ड्राइव, नेटवर्क में भी। द ओनली पर्पस ऑफ द वर्म इज टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली इससे होता क्या है, सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो इन सब का पर्पस यही है कि सिस्टम को डैमेज करना। तो ये सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंटरव्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी डिटेल में ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल ही जाएगी वीडियो। थैंक यू।